नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडिन अकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्लास 10th साइंस की, और इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा था बच्चों, सेकंड चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षारक एवं लवण। पिछली क्लास में हमने क्षारक यानी बेस और क्षार यानी एल्केली के बारे में बात की थी। साथ में अम्ल के हमने रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। इस क्लास के अंदर हमें बच्चों पढ़ना है क्षार के रासायनिक गुणधर्म। साथ में बच्चों अपने एक प्रयोग जो एनसीईआरटी है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियाकलाप बहुत सारे दिए होते हैं। पहले अपने जो क्रियाकलाप आता है वो देख लेते हैं। पहले अपने क्षार के रासायनिक गुणधर्म की बाद में बात करेंगे। पहले अपने पास आता है बच्चों एक पोप टेस्ट। पोप परीक्षण, पोप परीक्षण। ये पोप परीक्षण की अगर बात करें तो बच्चों ये 2018, 19 और 20 लगातार 3 सालों से हमारे 10th के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। 18 में क्वेश्चन आया था कि आप हाइड्रोजन गैस निष्कासन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर अपने 19 की बात करें तो 19 में आ गया कि जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तब बच्चों कौन सी गैस निकलती है उसका चित्र बनाइए। 20 में आया था डायरेक्ट चित्र बनाने का। तो लगातार 3 साल से 18, 19, 20 लगातार ये क्वेश्चंस आ रहा है। इस बार अभी तक एग्जाम हुए नहीं है। अगर एग्जाम होंगे तो जायज़ सी बात है, यहाँ मेरा जहाँ तक मानना है क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से पुटअप होगा। क्वेश्चन यही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लैंग्वेज इसकी चेंज हो सकती है। अब पोप टेस्ट की बात करते हैं। पोप टेस्ट क्या होता है? हमने बात की थी बच्चों, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उस अभिक्रिया का समीकरण आपसे पूछ सकते हैं या फिर इसका चित्र भी पूछ सकते हैं। पोप टेस्ट की बात करते हैं। पोप टेस्ट क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोप परीक्षण है क्या। पोप टेस्ट या पोप परीक्षण की बात करें तो ये क्या है बच्चों? ये हाइड्रोजन गैस जो निष्कासित होती है उस हाइड्रोजन गैस को जांचने का या चेक करने का क्या है, एक परीक्षण या टेस्ट होता है। इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, अपने देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास एक स्टैंड है। ये हमारे पास बच्चों इस प्रकार से एक स्टैंड है। ये हमारे पास एक स्टैंड है। हम बात कर रहे हैं पोप टेस्ट की। पोप टेस्ट किस प्रकार किया जाता है इसका सचित्र वर्णन आता है। ये हमारे पास एक इस प्रकार से यहाँ पर स्टैंड दे रखा है। ये स्टैंड है। स्टैंड पर बच्चों एक परख नली लगाई हुई है, या अपने बात करें परख नली रखी हुई है। इस प्रकार से एक परख नली यहाँ पर लगा रखी है। ये परख नली अपने रखी हुई, और इस परख नली को बच्चों कोरक से बंद कर रखा है। यानी ये परख नली, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अपने कोरक से क्या कर रखा है बच्चों, बंद कर रखा है। ये पूरा हिस्सा यहाँ पर कोरक लगाकर इसको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। और इस कोरक के बीच में एक यहाँ पर नली लगा रखी है। ये परख नली का पूरा मुंह किससे बंद कर रखा है बच्चों? अपने कोरक से बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ पर एक नली लगा रखी है। इस प्रकार से यहाँ पर नली लगा रखी है। और यहाँ पर हमारे पास एक पात्र रखा है, बड़ा सा पात्र रखा है। इस प्रकार से मान लो एक बड़ा सा हमारे पास एक पात्र रखा है, और इस पात्र के अंदर हमने भर रखा है बच्चों, जो पात्र रखा है जमीन पर, इस पर हमने भर रखा है साबुन का विलयन। साबुन का विलयन। अब साबुन का विलयन क्यों भर रखा है इसकी भी अपने बात करेंगे, लेकिन पहले अपने थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक स्टैंड है। इस स्टैंड पर हमने क्या लगा रखी है कि परख नली लगा रखी है,
और इस परख नली के ऊपर यहाँ पर क्या लगा रखे, कॉर्क लगा रखा है और इसके साथ एक नली हमने लगा रखी है। अब ये नली यहाँ पर एक हमारे पास दूसरा पात्र है और इस पात्र की बात करें तो बच्चों इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे बात करें इस पात्र की, ये हमारे पास पात्र है और इस पात्र के अंदर साबुन का विलयन भरा हुआ है। अब साबुन का विलयन क्यों भरा हुआ उसकी भी अपने बात करेंगे, लेकिन पहले अपने ये जो नली है, ये नली बच्चों यहाँ से अपने ये नली इस पात्र के अंदर लगाए रखी है हमने। इस प्रकार से ये जो नली है, ये नली हमने इस पात्र के अंदर लगा रखी है। इस पात्र के अंदर ये नली लगा दी हमने। ये अपना पात्र है इस प्रकार से और इसके अंदर बच्चों विलयन भरा हुआ है साबुन का। ये जो विलयन भरा है किसका भरा हुआ है, साबुन का विलयन भरा हुआ है। साबुन का विलयन, साबुन का विलयन भरा हुआ है। अब जब अपने क्या करते हैं, साबुन का विलयन यहाँ पे भरा हुआ है और ये अपनी नली लगा रखी है, इसको थोड़ा सा और अपने बना लेते हैं विलयन को। अब यहाँ पर पहले अपने परख नली पे आते हैं। ये जो परख नली अपनी और ये जो परख नली, इस परख नली के अंदर हमें भरा हुआ है बच्चों H2SO4 विलयन। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, H2SO4 का विलयन। H2SO4 का, इसको अपने दूसरी साइड ही लिख लेते हैं। ये जो अपने यहाँ पर भरा हुआ बच्चों H2SO4 का विलयन, यानी अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल इस परख नली के अंदर डाल रखा है और इस परख नली के अंदर क्या डालते हैं बच्चों, हम जिंक के टुकड़े डालते हैं। ये क्या है, अपने पास दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े। ये हमारे पास नली है और इसकी अपने बात करें तो बच्चों ये अपने पास स्टैंड हो गया, ये स्टैंड हो गया, ये परख नली है। अब देखो बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पर ये जो H2SO4 है, इसके अंदर हमने क्या डाला बच्चों, इसके अंदर हमने डाल दिया दानेदार जिंक के टुकड़े, यानी धातु डाल दी। और जब अम्ल के अंदर धातु डाली जाती है तो अपने पास देखा था विक्रिया H2SO4 प्लस Zn, यह विक्रिया देखी थी। इसमें क्या हुआ था बच्चों, इसके अंदर जब ये Zn की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Z है ना, ये क्या करेगा, H2O को विस्थापित कर देगा, तो बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस H2 गैस का क्या होगा, यहाँ पर निष्कासन होगा। H2 गैस का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो इसके अंदर जैसे ही यहाँ पर अपने बात करते हैं साबुन का विलयन भरा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही अभिक्रिया हुई, कौन सी गैस मुक्त हुई, H2 गैस मुक्त हुई। ये H2 गैस इस नली से होती हुई, यहाँ से इस नली से होती हुई कहाँ पर आएगी, इस हमारे साबुन के विलयन में प्रवेश करेगी। साबुन के विलयन में जैसे ही प्रवेश करेगी तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। इस प्रकार से क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। ये बुलबुले जब वैसे ही बाहर आएंगे तो इनके पास अपने क्या लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। जैसे ही बुलबुले बाहर आए, इनके पास अपने क्या लेके जाएंगे बच्चों, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। ये अपने पास एक मोमबत्ती है और ये जलती हुई मोमबत्ती है, तो यहाँ पर ये फटफट की ध्वनि उत्पन्न होगी, फटफट की ध्वनि उत्पन्न होगी। ये क्या है, जलती हुई मोमबत्ती।
जलती हुई मोमबत्ती। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, H2 गैस युक्त साबुन के विलयन के बुलबुले। साबुन के विलयन के बुलबुले। और ये हमारे पास एक पात्र है। ये क्या हुआ बच्चों, फट फट की ध्वनि उत्पन्न हुई। ये अपने पास जलती हुई मोमबत्ती इस प्रकार से। अब देखो ये जो फट फट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, या पॉप साउंड बोलते हैं इसको, पॉप साउंड बोलते हैं। तो अपने पास ये क्या होगा बच्चों, अपने पास ये पॉप परीक्षण हो गया। ये पॉप टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंड लेंगे, इस स्टैंड पर एक परखनीली लगा देंगे। इस परखनीली के अंदर हम क्या डालेंगे, H2SO4 का विलयन डालेंगे। H2SO4 का विलयन डालने के बाद इसके अंदर क्या डालेंगे, दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे। यानी ये H2SO4 हो गया, अम्ल हो गया। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, अम्ल हो गया। अब देखो Zn क्या है, धातु है। Zn क्या धातु है। तो इस परखनली के अंदर H2SO4 का विलयन भरा हुआ है, इसके अंदर हमने दानेदार जिंक के टुकड़े डाले। जब भी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। यानी ये क्या बनेगा बच्चों, लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो गई। यहाँ पर परखनली के अंदर लवण बन जाएगा, यहीं पर रहेगा, लेकिन जो H2 गैस है वो बच्चों यहाँ से बाहर निकलेगी और इस नली से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, इस पात्र के अंदर पहुँचेगी। और इस पात्र के अंदर क्या भर रखा है हमने, साबुन का विलयन भर रखा है। अब साबुन का विलयन भर रखा है, तब बच्चों जैसे यहाँ से इस विलयन के अंदर गैस प्रवाहित होगी तो ये गैस क्या बनाएगी, जली इस साबुन के विलयन के कारण बुलबुले बनाएगी। ये बुलबुले इस पात्र से बाहर निकलेंगे और इन बुलबुलों के पास हम क्या लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। यानी जलती हुई जब मोमबत्ती लेके जाएंगे तब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, फट फट की ध्वनि उत्पन्न होगी और इसको बोलते हैं अपने पॉप साउंड। ये जो फट फट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है इसको क्या बोलेंगे, अपने पॉप साउंड बोलेंगे। और ये टेस्ट क्या कहलाता है बच्चों, पॉप परीक्षण या पॉप टेस्ट कहलाता है। ये 2018, 19, 20 में आ चुका है अपने लगातार क्वेश्चन। उसमें पॉप टेस्ट से नहीं आया था, उसमें हाइड्रोजन गैस का निष्कासन का चित्र बनाइए या हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता लगाने का चित्र बनाइए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने आया हुआ है, तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन अपने और दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। वो क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास कोई धातु यौगिक ए है, धातु यौगिक ए है और उस धातु यौगिक ए की किसी के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे बनने वाला जो उत्पाद है वो कैल्शियम क्लोराइड है। उससे बनने वाला एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है और उसमें उत्पन्न होने वाली जो गैस है उसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो वो मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाती है। तो उसमें समीकरण को संतुलित करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा है। यानी एक क्वेश्चन और है, मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन और दे रखा है अपने पास कि किसी यौगिक ए की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर निकलने वाली गैस के पास जलती मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। उस गैस का नाम बताइए।
तथा इसमें बनने वाला एक उत्पाद, इसमें बनने वाला एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है, तो संतुलित समीकरण दीजिए। संतुलित समीकरण दीजिए। ये एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्रिया वही करवानी है हमें। क्या है, कोई यौगिक दे रखा है ए और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं बच्चों, अपने किसी अम्ल के साथ करवाते हैं। और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें से एक गैस निकलेगी। उस गैस के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो उस गैस का हमें नाम बताना है, साथ में हमें ये बताना है कि उसमें एक जो उत्पाद बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण भी हमें देनी है। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं बच्चों, जो अपने पिछली क्लास में देखा था कि जब हम किसकी अभिक्रिया, कोई भी अम्ल है उसकी अभिक्रिया यदि धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तब उससे बच्चों क्या उत्पन्न होता है, लवण उत्पन्न होता है, जल निकलता है और साथ में CO2 गैस निकलती है। तो हमारे पास यहाँ पर धातु कार्बोनेट कौन सा है, CaCO3 है। यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक उत्पाद जो बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हम अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 बन रहा है, CaCl2 बन गया, कैल्शियम क्लोराइड उत्पाद बन गया। अब देखो बच्चों, एक उत्पाद तो हमें पता चल गया कि कैल्शियम क्लोराइड बना है। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पर दोनों क्लोराइड यूज हो गए, यहाँ पर कैल्शियम यूज। अब बचा क्या है हमारे पास, CO3 बचा और 2 हाइड्रोजन आयन बचे हैं। ये दोनों हाइड्रोजन आयन एक ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो परमाणु ये ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O बना ले। अब क्या बची, CO2 बची, ये CO2 गैस से मुक्त होगी। अब देखो इसी अभिक्रिया को अगर हम इसके अंदर करवाना चाहें तो हमें क्या करवाना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अपने लेंगे इस परखनली में और इसमें क्या डालेंगे, HCl डाल देंगे। HCl जैसे ही डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में जल बन जाएगी। जो CO2 है वो इधर आएगी, CO2 जैसे ही बाहर आएगी तो उसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तब बच्चों क्या होगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो यहाँ पर जो बनने क्वेश्चन कितने पूछे, मोमबत्ती लेकर जाते तो मोमबत्ती बुझ जाती है, तो उस गैस का नाम, तो उस गैस का नाम क्या होगा बच्चों, उस गैस का नाम CO2 है। उस गैस का नाम क्या है, CO2 है। गैस CO2 हो गई। संतुलित रासायनिक समीकरण आपके सामने ये रहा। इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन NCERT के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर अपने ये जो अपने पोप टेस्ट क्या है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन और निकल के आते हैं। एक तो यहाँ पर अपने पास ये आया था कि अपने यहाँ पर साबुन का विलयन क्यों लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं। पोप टेस्ट के लिए साबुन का विलयन क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। अब देखो साबुन का विलयन इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब साबुन का विलयन होगा तब इससे क्या बनेंगे बच्चों, बुलबुले ज़्यादा बनेंगे। अब बुलबुले ज़्यादा बनेंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन गैस, ये जो अपने हाइड्रोजन गैस है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, जब बाहर निकलेगी तो अपने इस पोप जो टेस्ट है वो आसानी से अपने कर सकते हैं। यही कारण है कि इसमें क्या लिया जाता है, अपने साबुन का विलयन लिया जाता है। ये अपने कुछ क्वेश्चन थे। अब अपने आते हैं बच्चों इसके बाद जो क्षार के रासायनिक गुण द्रव्य है उन पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों अपने नेक्स्ट आता है क्षार के रासायनिक गुणधर्म। क्षार के रासायनिक गुणधर्म।
अब क्षार के रासायनिक गुणधर्म आपको पता है, जिस प्रकार अम्ल के हमने रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, इसी प्रकार हमें क्या पढ़ने हैं बच्चों, क्षार के रासायनिक गुणधर्म यानी एल्कली के रासायनिक गुणधर्म में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने अम्ल में किसके साथ अभिक्रिया करवाई थी, धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी, और यहाँ पर भी अपने क्या करवाएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो पहले अपने 1 नंबर गुणधर्म आता है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेकिन चलना है, तो एनसीईआरटी में स्पष्ट ये दे रखा है बच्चों कि क्षार कुछ धातुओं जैसे अपने एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गए, एसन से प्रदर्शित करते हैं जिसको, इसके अतिरिक्त जो जिंक होगी उनके साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस से हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। और ये कुछ प्रबल ये धातु है, ये प्रबल क्षारों जैसे NH हो गया, KH हो गया, उनके साथ ही अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं क्षार, ऐसे लिख सकते हैं अपने, कुछ प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, एल्यूमिनियम व टिन एसन से प्रदर्शित करते हैं अपने टिन को। एसन जैसी धातुओं से अभिक्रिया करके लवण व H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, सभी क्षार ऐसा नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रबल क्षार हैं जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया। एनसीईआरटी में स्पेशल अपने दे रखा है कि कुछ प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, कुछ धातु जैसे जिंक हो गए, एल्यूमिनियम होगी, टिन होगी, इनके साथ अभिक्रिया करके लवण और किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे अपने जिंक धातु है, जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगी तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस से निकलती है। जब इसकी अपने अभिक्रिया करवाई जाती है तब अभिक्रिया करवाने पर क्या होगा बच्चों, सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट Na2H2 तो निकल गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजनों को तो बच्चों यहाँ पर अलग ही निकाल दो, H2 गैस तो निकल गई। अब बचा क्या है, 2 सोडियम के परमाणु बचे, Na2 आ गया, और क्या बचा है, जिंक बचा है, तो Na2Zn। अब क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु बचे हैं, तो यहाँ पर O2, ये हो गया अपने सोडियम में जिंकेट, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस से निकल गई, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बच्चों निकल चुकी है अपने। अब देखो नेक्स्ट अपने चलते हैं, सोडियम जिंकेट बना है यानी लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। नेक्स्ट अपने अभिक्रिया करवाते हैं, Zn की हो गई, हमने 3 धातुएं लिखी थी, Zn लिखी थी, एल्यूमिनियम लिखी थी और टिन लिखी थी। इसके बाद अपने टिन की बात कर लेते हैं, Sn की बात कर लेते हैं, जिंक यानी अपने टिन की बात करते हैं, तो टिन की अभिक्रिया अपने करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही, तो अपने 2NaOH के साथ करवा लेते हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वही बच्चों लवण बनेगा, और कौन सा लवण बनेगा, Na2 आएगा, Na2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हैं,
तो हाइड्रोजन आप पहले ही निकाल दो। या आपको इतना पता चल गया कि जब क्षार की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, अपने धातुओं के साथ करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस अपने पहले ही निकाल दो। अब बचे क्या अपने पास, एसएन बचा है, तो एसएन यहाँ पर लिख दो। और क्या बचा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु बचे हैं, तो O2 लिख दो। ये अपने पास सोडियम स्टेनाइट बन गया, सोडियम स्टेनाइट। यहाँ पर अपने पास सोडियम जिंकेट बना था, लवण है, ये सोडियम स्टेनाइट, ये भी अपने पास लवण बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस से निकल गई। अब अपने कह सकते हैं कि क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब 2 नंबर इसकी अभिक्रिया अपने पढ़ते हैं, 1 नंबर हो गए अपने धातुओं के साथ। अब अपने पढ़ते हैं क्षार की अम्लों से अभिक्रिया, क्षार के अम्लों से अभिक्रिया। अब मैंने पहली बात की थी कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है, यानी क्षार प्लस अम्ल क्या बनेगा, जब ये दोनों अभिक्रिया करें हैं तब बनेगा लवण प्लस जल। क्षार की बात करें तो अपने यहीं पर प्रबल क्षार ले लेते हैं NaOH प्लस अम्ल ले लेते हैं बच्चों अपने HCl। अब देखो सोडियम है यहाँ पर, तो सोडियम का लवण बनेगा, और सोडियम का लवण कौन सा होता है बच्चों, सोडियम का संगत लवण होता है NaCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास NaCl बन जाएगा। प्लस में बचा क्या है, Na आ गया, Cl आ गया, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, 2 तो हाइड्रोजन बचे हैं और एक अपने पास क्या बचा है बच्चों, ऑक्सीजन बचा है। तो लवण और अपने पास जल प्राप्त हो गए। अब अपने तीसरे देखते हैं, क्षार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। हमने देखा था कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर अपने पहले एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अधातु जो ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अपने इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। अब अपने क्षार की अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्षार प्लस अपने पास क्या आता है बच्चों, अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड बनेगा क्या, वही हमारे पास लवण बनेगा और प्लस में जल बनेगा। जैसे अपने कोई भी क्षार लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसकी अधातु ऑक्साइड के साथ अपने अभिक्रिया करवानी है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गई, तो अधातु ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड है, यानी अधातु ऑक्साइड है। जब इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, लवण बन रहा है। लवण कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखो Na2CO3, Na2CO3 अपने पास से बन चुका है, प्लस से H2O, जल बन गया। इसी प्रकार अपने एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं हम किसके साथ है, SO3 की, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। तब हमारे पास क्या बनेगा, वही अपने पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो K2SO4 बनेगा, प्लस में H2O बनेगा। यानी ये अपने पास क्या बन रहे बच्चों, लवण बन रहे, और ये क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ये होगी अपनी अभिक्रिया क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ है अभिक्रिया। तो इस क्लास में हमने बच्चों एक पोप टेस्ट पढ़ा था,
2-4 क्वेश्चन देखे थे और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपने उसके अंदर इससे आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्लास में जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।